हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस एजुकेशन कॉर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो पाचन तंत्र होगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम किसी भी ठोस पदार्थों को या कॉम्प्लेक्स यूनिट में खाते हैं, ठोस अणुओं को खाते हैं, तो वह ठोस अणु हमारी बॉडी में जाता है तो वो कैसे हो जाता है? सरल अणुओं में हो जाता है और उसका स्वांगीकरण होता है, अवशोषण होता है। यह प्रक्रिया हमारी किसके माध्यम से होती है? पाचन तंत्र के माध्यम से होती है। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा पाचन तंत्र को। इसमें हम जो सहायक ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सहायक जो ग्रंथियां होती हैं उसकी जो विशेषता है हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम सिर्फ आपको पाचक हमारे सहायक अंग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? पाचन तंत्र। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उनको जब हम खाते हैं वह जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। और तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन। जब हम भोजन को ठोस फॉर्म में खाते हैं वह भोजन सरल अणुओं में टूट करके हमारी संपूर्ण बॉडी को न्यूट्रिएंट देने का कार्य करती है। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाता है। भोजन का पाचन कहलाता है। भोजन का पाचन कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो भोजन के जटिल अणु हैं, जो कॉम्प्लेक्स अणु होते हैं, उनको सरल सिंपल फॉर्म में तोड़ने की प्रक्रिया जो है, परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है जब यह संपन्न होती है तो जिन अंगों के माध्यम से, उन अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। और भोजन जो हमारा है वो टूटता कैसे है? जैसे मान लो हम भोजन के जटिल अणु को लेते हैं, भोजन के जटिल अणु को लेते हैं, जैसे मान लो रोटी ले लिए, चावल ले लिए ना। तो जब हम भोजन के जटिल अणु को लेते हैं तो इस पे एंजाइम और अम्ल मिलकर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। एंजाइम और अम्ल मिल करके इसका विखंडन करते हैं और फिर ये क्या होता है? सरल अणु में टूट जाता है।
सरल अणु में टूट जाता है। और जब यह हमारा सरल अणु में टूट जाता है तो क्या करता है, ये हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। और हमारी जो प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक सेल होती है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका तक पहुंच जाता है और कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी का सिस्टम चलता रहता है। बात समझ में आई इतनी? अब हम आगे जानेंगे अब हम जानेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन में कुछ पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम कौन कौन से पोषक पदार्थों को लेते हैं? तो जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं जिनको हम लेते हैं, पोषक पदार्थ वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। पोषक पदार्थ की वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसको फूड एंड न्यूट्रिशन में जा कर के देख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोज लेते हैं, फैट लेते हैं, वसा लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, खनिज लवण और जल। तो ये जो तीनों होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, इन सब का क्या होता है, हमारी बॉडी में विखंडन होता है। जैसे हम कार्बोज को लेते हैं तो कार्बोज किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। वसा को लेते हैं तो वसीय अम्ल में टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है, वसीय अम्ल में। और प्रोटीन को लेते हैं तो अमीनो एसिड में टूटता है। लेकिन हमने कहीं पे विटामिन्स वगैरह को टूटने की प्रक्रिया नहीं पढ़ा है। तो ये सब जो होते हैं ऐसे ही हमारी बॉडी में अवशोषित हो जाते हैं, इनका अवशोषण ऐसे ही हो जाता है। अवशोषण, इनमें टूटने की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब किसी छोटे अणुओं में विखंडन इनका नहीं होता है। ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अमीनो अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जो है बॉडी में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब जो है ये कार्बोज हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब कैसे होते हैं? जटिल फॉर्म में होते हैं। तो जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में जब आते हैं ये तो ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ये जटिल फॉर्म है और ये सरल फॉर्म है। जब ये जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में आते हैं तो ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वसा हमारे वसीय अम्ल में टूट जाता है, प्रोटीन हमारे किस में टूट जाता है? अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में जो है पाचन की प्रक्रिया होती है। अब हम आगे जानेंगे भोजन के पाचन के चरण। भोजन के पाचन के चरण। जब हम भोजन के पाचन के चरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण। सेकंड हम क्या करते हैं? पाचन इनका होता है हमारी बॉडी में। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद इनका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद इनका होता है मल त्याग। इतनी सारी प्रक्रिया होती है भोजन में। अब अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है? तो भोजन को मुख में लेना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। हमारा जो भोजन है उसका मुख में पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हमारा अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन क्या होता है? तो जो हमारा जटिल भोजन होता है जब वह सरल अणुओं में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं।
थर्ड हमारा अवशोषण है। अवशोषण का मतलब क्या है? तो भोजन के जो हमारे जटिल अणु होते हैं वो सरल में टूट जाते हैं, तो उन सरल अणुओं को रक्त कोशिकाओं तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? हमारा अवशोषण कहलाता है। अगला है स्वांगीकरण। तो जो भोजन के सरल अणु होते हैं वो हमारे जो आवश्यक विभिन्न अंग हैं उन अंगों तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? उनको न्यूट्रिएंट देना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद जो हमारा अवशेष पदार्थ बचता है, जब उसको हम रेक्टम और एनस के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? मल त्याग कहलाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को मुख में लेना या मुख तक पहुंचना, कुछ भी लिख सकते हैं, मुख में लेना। पाचन का मतलब होता है कि भोजन, जटिल भोजन का सरल अणु में टूटना, जटिल भोजन का सरल अणु में टूटना। अवशोषण का मतलब होता है कि भोजन के सरल अणुओं को, भोजन के सरल अणु रक्त कोशिका तक पहुंचना। रक्त कोशिका तक पहुंचना। स्वांगीकरण का मतलब होता है ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा का उपयोग करना। हमारी बॉडी में जितने भी विभिन्न ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंच करके अपना वर्क करने लगें। और मल त्याग का मतलब है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो हम भोजन खाते हैं वो कितने चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को मुख में पहुंचाना या मुख में पहुंचना या मुख में लेने की प्रक्रिया हमारी अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन का मतलब है कि जटिल जो भोजन होता है उसको सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। अवशोषण का मतलब होता है कि भोजन के जो सरल अणु होते हैं वो हमारी रक्त कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं तो उनका अवशोषण हो जाता है। स्वांगीकरण का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में विभिन्न ऑर्गन हैं उन ऑर्गन तक ऊर्जा को देना, ऊर्जा का उपयोग होना ही स्वांगीकरण कहलाता है। और मल त्याग का मतलब है अवशिष्ट जो हमारी बॉडी में पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही हमारा मल त्याग प्रक्रिया कहलाता है। अब हम जानेंगे कि जो हमारे पाचन तंत्र होते हैं उनमें सहायक अंग कौन कौन से होते हैं और सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र में एक तरफ इसके सहायक अंग जानेंगे, एक तरफ इसकी ग्रंथियों को जानेंगे। अब जब हम पाचक अंग की बात करते हैं तो अंग के अंतर्गत कौन कौन आता है? सबसे पहला हमारा आता है डाइजेस्टिव ऑर्गन। सबसे पहला हमारा आता है मुख गुहा, उसके बाद आती है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आता है आमाशय, आमाशय के बाद आती है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आता है गुदा। अब इसको जो है सबसे पहला हमारा मुख गुहा है, दूसरा ग्रसनी है, तीसरी ग्रास नली, चौथा आमाशय, उसके बाद पांचवा छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा एनस।
जिसे कहते हैं, ये हमारे सहायक अंग हैं। अब हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। पाचक ग्रंथियां, जब हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला हमारा लार ग्रंथियां आती हैं। नंबर 1 लार ग्रंथियां हैं। दूसरा जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि। तीसरा यकृत, यकृत के बाद है अग्नाशय, अग्नाशय के बाद अगला है हमारा पित्ताशय, यहाँ से बाइल जूस निकलता है। पित्ताशय के बाद उसके बाद अगला हमारा है आंत्र ग्रंथि, छोटी आंत से जो निकल आंत्र ग्रंथि। ये हो गए हमारे पाचक ग्रंथियाँ और ये हो गए हमारे पाचक अंग। तो आज हम जो जानेंगे वो हम पाचक अंग के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारी पाचक ग्रंथियाँ होंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सब पॉइंट हमारा क्या था? मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या क्या आता है? तो मुख गुहा के अंदर हमारे दांत पाए जाते हैं और जीभ पाए जाते हैं। दांत और जीभ को हमने डिटेल में पढ़ा दिया है, आप इसको जा करके ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं। दांत जो होता है वो हमारा कैल्शियम और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बना होता है। दांत में इनेमल पाई जाती है और डेंटाइन पाई जाती है। इनेमल एक कठोर धातु होती है, डेंटाइन जो होती है हमारी दंत प्रोटीन होती है। जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, एक हमारे अस्थायी दांत होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। पूरे जीवन काल में हमारे जो है मुख से 52 दांत निकलते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो दांत की विशेषताएं हो गई। जीभ के बारे में भी हमने इसी प्रकार से आपको पढ़ाया है। जीभ मांसपेशियों का बना होता है। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? तो 2000 से 8000 तक पाई जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, ये जो स्वाद कलिकाएं हैं इनकी संख्या कम होती जाती है। जीभ क्या करती है? हमारे बोलने में हमें हेल्प करती है, हमारे भोजन को लार में मिलाने का काम करती है। ऐसे सारे बिंदुओं को वहाँ पर हमने फुल डिटेल में आपको बताया है। और जीभ क्या करती है? तो हमारे स्वाद का एहसास कराती है। जैसे अग्रभाग से मीठे का, अग्र पार्श्व भाग से जो है नमकीन का, उसके बाद पार्श्व भाग से खट्टे का, पश्च भाग से कड़वे का, इस प्रकार से हमने वहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो मुख गुहा होता है, यहाँ पे दांत और जीभ भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ सबसे पहला यही आप पढ़े थे। यहाँ लार ग्रंथियों को हम शॉर्ट में बताएंगे, दूसरे वीडियो में लॉन्ग में बताएंगे। ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारी बॉडी में लार ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कितना पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। अगर हम इसके संख्या की बात करते हैं तो संख्या में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती हैं? पैरोटिड, आप लोग सुने भी होंगे, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, उसके बाद तीसरी जो लार ग्रंथि है हमारी, उसका क्या नाम है? सबलिंगुअल। ये हमारी 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और जोड़ी में पाई जाती हैं। अगर हम पैरोटिड की बात करें तो यह हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और अगर हम सबलिंगुअल की बात करें तो यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है। इतनी बात समझ में आई।
हमने बताया कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं हमारी बॉडी में, तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं, 3 पेयर पाई जाती हैं। संख्या की बात करें तो 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पैरोटिड होती है, सबमैंडिबुलर होती है, सबलिंगुअल होती है। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और जो सबलिंगुअल होती है ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और ये कितना ज़्यादा लार का श्रावण करती हैं? तो 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक पर डे लार का श्रावण करती हैं। लार का श्रावण करती हैं। और आपको हम बताएंगे कि आप लोग एक बीमारी सुने होंगे, गलसुआ। तो गलसुआ कैसे होता है? जब हमारी ये जो पैरोटिड जो है ग्रंथि है ये विषाणुओं के द्वारा संक्रमित हो जाती है। विषाणु के द्वारा जब यह संक्रमित हो जाती है तो फिर यही संक्रमित हो जाती है तो इसमें सूजन आ जाता है और सूजन के कारण यह ग्रंथि सूज जाती है। सूजन आ जाता है जिसे क्या कहा जाता है? सूजन आ जाता है जिसे गलसुआ कहा जाता है। गलसुआ, जिसे क्या कहा जाता है? गलसुआ कहा जाता है। बात समझ में आई? हमने आपको क्या बताया? हमने बताया जो हमारी पैरोटिड जो है ग्लैंड होती है, जब ये विषाणुओं के द्वारा संक्रमित हो जाती है तो इसमें सूजन आ जाता है और वही जो सूजन की प्रक्रिया होती है उसी को कौन सा रोग कहा जाता है? गलसुआ या मम्स कहा जाता है। अब अगला हम जानेंगे कि हमारे जो मुंह होते हैं, हमारे मुंह में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हीं लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। या मुख में कहें कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम, आप सुने होंगे लाइसोजाइम। ये क्या करता है? तो हमारे भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं हमारे मुख के अंदर उनको मारने का कार्य करता है। यह एक जीवाणुरोधी एजेंट होता है। जीवाणुरोधी एजेंट होता है और विषाणुओं को मारने का कार्य करता है। विषाणु को मारने का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई? अगला हमारा क्या होता है? यहाँ पे विषाणु या बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। अगला क्या है? टाइलिन एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है। टाइलिन, टाइलिन क्या करता है? तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च कहा जाता है, उसको पचाने का कार्य करता है। स्टार्च का पाचन करता है। उसको किस में बदलता है? तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसको माल्टोज में इसको पचाने का कार्य करता है। कौन करता है? तो टाइलिन एंजाइम करता है। टाइलिन, बात समझ में आई? अब हम जानेंगे ग्रास नली के बारे में, जानेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी, तो ग्रसनी का क्या कार्य होता है? ग्रसनी में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रसनी क्या करती है? तो ग्रसनी जो होती है यह हमारे भोजन को निगलने का कार्य करती है। भोजन को निगलने का कार्य करती है और क्या करती है? भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाती है। भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाती है। भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाती है, मतलब निगलने का कार्य करती है हमारी ग्रसनी। अगला हम जानेंगे ग्रास नली। ग्रास नली, अब ग्रास नली क्या करती है? तो ये जो हमारी ग्रास नली होती है ये किसकी बनी होती है? ग्रास नली मांसपेशियों की बनी होती है। मांसपेशियों की बनी होती है।
यहाँ पे किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है ग्रास नली में। और ये कितनी लंबी होती है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्रमाकुंचन गति से भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। बात समझ में? ग्रास नली में हमने क्या बताया कि यह मांसपेशियों की बनी होती है। यहाँ पे हमारे किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। अगर इसके हम लंबाई की बात करते हैं तो लगभग ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और क्रमाकुंचन की गति से हमारे आमाशय तक भोजन को हमारे पहुँचाने का कार्य करती है, हमारे बोलस को पहुँचाने का कार्य करती है। अब हम आगे जानेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय, स्टमक। यह आमाशय जो होता है ये क्या है, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। सबसे पहले जानेंगे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग। पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है और यह क्या करता है, तो आमाशय में हमारा जो भोजन होता है वो लगभग 3 से लेकर के 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में 4 घंटे तक रहता है। और आमाशय क्या करता है, यहाँ पर जो भोजन सहने की इसकी क्षमता होती है कितनी होती है, तो लगभग हम 1.5 kg भोजन को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। भोजन सहने की क्षमता लगभग 1.5 kg तक होती है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये तो हो गई हमारे आमाशय की विशेषता। समझ में आया? आमाशय में क्या क्या होता है, तो पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। भोजन यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक रहता है। भोजन इसकी सहने की क्षमता कितनी होती है, तो 1.5 kg होती है। और जो है यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, हमारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हम जानेंगे आमाशय के भाग कितने होते हैं। तो जो हमारा आमाशय होता है इसके भाग की अगर हम बात करते हैं तो 3 भाग होते हैं। भाग कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहला भाग क्या होता है, कार्डियक होता है, कार्डियक होता है। दूसरा क्या होता है, फंडिक होता है। और तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक होता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। कार्डियक में भाग में क्या होता है, तो कार्डियक में से HCl सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑक्सिंटिक, यहाँ पे ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, HCl सिक्रीट करती हैं, HCl का सिक्रीट करती हैं। और यही HCl क्या करता है, जीवाणुओं को मारने में हेल्प करता है, जीवाणु को मारने में हेल्प करता है, में मदद करता है। जो भोजन के साथ हमारे जीवाणु आ जाते हैं उनको मारने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। और क्या करता है HCl, जो हमारा भोजन होता है उसको अम्लीय बना देता है। भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है भोजन को। और एंजाइम की जो क्रिया होती है उसको तीव्र कर देने का कार्य करता है। बात समझ में आई? उसके बाद अगला हमारा है फंडिक। फंडिक क्या करता है, फंडिक भाग में भोजन अधिक समय तक रहता है। फंडिक में भोजन अधिक समय तक रहता है।
फंडिक भाग में भोजन अधिक समय तक रहता है और यहाँ आमाशय में रूगे पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे रूगे पाई जाती है। रूगे क्या है? कांटेनुमा एक संरचना होती है। यहाँ रूगे पाई जाती है। ये रूगे क्या होती है? तो कांटेनुमा संरचना होती है। कांटेनुमा संरचना होती है जो कि हमारे पेट के क्षेत्र का विस्तार करती है, बढ़ाने का कार्य करती है क्षेत्रफल को। और यह जो रूगे है ये क्या करती है? पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाती है, बढ़ाती है। अब हम जानेंगे पाइलोरिक के बारे में। पाइलोरिक क्या है? तो पाइलोरिक में जो है हमारी जठर ग्रंथि पाई जाती है और यहाँ से क्या होता है? हमारे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जठर रस पाया जाता है। यहाँ जठर ग्रंथि में क्या पाया जाता है? तो जठर रस पाया जाता है। और कौन कौन सा यहाँ पे जठर रस पाया जाता है? तो रेनिन पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करती है? तो रेनिन दूध पर क्रिया करती है, केसिन प्रोटीन का पाचन करती है। इसलिए छोटे बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है और जब वो वॉमिट करते हैं तो दही के फॉर्म में करते हैं, तो वो रेनिन ही एंजाइम है जो दूध पर अभिक्रिया करती है और जो है वो केसिन को किस में कन्वर्ट कर देती है? दूध के केसिन को। तो दूध के केसिन को वो कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देती है। बात समझ में आई? पेप्सिन क्या करती है? तो पेप्सिन क्या करती है? ये हमारी प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देती है, पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करती है। इतनी बात समझ में आई? ये तो हो गया हमारा आमाशय। अब हम आमाशय को समझेंगे। हमने आपको क्या बताया? आमाशय जो होता है यह क्या होता है? हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है, एक थैलानुमा संरचना होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमको लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए, राइट साइड सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो थैला है वह अगर ऐसे पलट जाएगा तो हमारे भोजन का अवशोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। यह चौड़ा भाग होता है। भोजन कितने घंटे यहाँ पे अवशोषित होता है? तो 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। और यहाँ पे जो भोजन रहता है उसको काइम कहा जाता है। और मुंह में जो भोजन रहता है जब वो लार में मिल जाता है तो उसको बोलस कहा जाता है। और जो भोजन के सहने की इसकी क्षमता होती है कितनी होती है? तो 1.5 kg होती है। और आमाशय में क्या होता है? तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। अगर हम आमाशय के भाग की बात करते हैं तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? कार्डियक होता है, फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है। अब कार्डियक का क्या काम होता है? तो यहाँ पे ऑक्सीसिटिन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl सिक्रेट करती है। और ये HCl क्या करता है? तो जीवाणुओं को मारने में हेल्प करता है और हमारे भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। फंडिक हम जानेंगे क्या होता है। तो फंडिक भाग में हमारे क्या होता है? भोजन अधिक समय तक रहता है और यहाँ पे रूगे पाई जाती हैं। रूगे क्या है? तो एक कांटेनुमा संरचना होती है और यह हमारे पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तभी हम जब भोजन को खाते हैं तो हमारा पेट देखो थोड़ा बाहर निकल आ जाता है। और जब हमको भूख लगती है तो हमारे पेट में ऐंठन के साथ मरोड़ होती है। तो क्यों होती है? यही कांटेनुमा जो संरचना होती है ये हमारे पेट में चुभने का कार्य करती है, जिसके कारण से हमारे पेट में दर्द होता है। अगला हमारा पाइलोरिक है। पाइलोरिक क्या करता है? तो पाइलोरिक में हमारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस को सिक्रीट करती हैं। जठर रस कौन कौन से निकलते हैं? तो रेनिन निकलता है और पेप्सिन निकलता है। रेनिन किस पे अभिक्रिया करता है? तो दूध पे करता है। दूध की केसिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? तो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारी पेप्सिन होती है ये एंजाइम किस पे कन्वर्ट क्या करती है? तो हमारी प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देती है। अब आगे हम जानेंगे छोटी आंत के बारे में। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में जानेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत
अब छोटी आंत क्या है, तो आहार नाल का यह सबसे लंबा भाग होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर लगभग होती है। अगर हम फीट की बातें करें तो 20 से लेकर के 23 फीट तक हो सकती है। और आपको किसी किसी बुक में मिलेगा इसकी लंबाई 6.1 मीटर होती है, और इसके अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो 22 फीट होती है। बात समझ में आई? दोनों को कंसीडर करेंगे, हमारे ऑप्शन में जैसा रहेगा हम उसी प्रकार से इसको कंसीडर करेंगे। और क्या होता है, यहाँ पे भोजन का पाचन होता है, जो हमारा काइम होता है यहाँ पे उसका पाचन और होता है, अवशोषण उसका होता है, और भोजन का अवशोषण भी होता है। यहाँ हमारी जो छोटी आंत होती है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे हमारी छोटी आंत को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है डेडुनम, जिसको कहते हैं ग्रहणी। अग्रहणी क्या होता है, तो ये हमारे पाइलोरी भाग से जुड़ा हुआ होता है। अगला है जेजुनम, मध्यांत्र। अगला है इलियम, क्षुदांत्र। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगर हम फीट की बात करते हैं तो 20 से 23 फीट होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब हम आगे बात करेंगे बड़ी आंत की। तो जो होती है ये छोटी आंत से छोटी, परंतु क्या होती है, उससे मोटी होती है, लेकिन छोटी आंत से मोटी होती है। छोटी आंत से मोटी होती है। अगर हम इसके भाग की बात करें तो भाग इसके कितने होते हैं, इसके भी भाग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कोलन होता है, सीकम होता है, और क्या होता है, रेक्टम होता है। कोलन क्या करता है, तो यहाँ पे ई कोलाई जीवाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। ई कोलाई यहाँ पे जीवाणु होते हैं जो कि जल और दवा का अवशोषण करते हैं, जल व दवा का अवशोषण करते हैं। सीकम की हम बात करेंगे, यहाँ पे जल का ठोस भाग अलग हो जाता है, यहाँ जल व जो ठोस भाग होता है अलग हो जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है, अलग हो जाता है। और रेक्टम में क्या होता है, मल इकट्ठा रहता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको एनएस के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उसका उत्सर्जन कर देते हैं। बात समझ में आई? तो हमने आपको यहाँ क्या बताया, जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन छोटी आंत से मोटी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 सेंटीमीटर होती है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है।
इसके भी 3 भाग होते हैं, कोलन होता है, सीकम होता है, रेक्टम होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के भोजन का अवशोषण नहीं होता है। यहाँ पे जीवाणु होते हैं जो दवा और जल का अवशोषण करते हैं। यहाँ पे हमारा ठोस भाग अलग होता है और जल अलग हो जाता है। और रेक्टम में क्या होता है, मल इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने जाना। अभी इसकी जो सहायक ग्रंथियां हैं उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं चित्र बना करके, वैसे बहुत अच्छा तो नहीं बनता है। जैसे मान लो ये हमारा हो गया कोई व्यक्ति, अब हम क्या करेंगे, उसको मुख गुहा से क्या करेंगे, उसको भोजन देंगे। वो भोजन को लेकर भोजन खाएगा, यहाँ से ये भोजन है समझ लो। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हमारी पायरोटिड ग्लैंड पाई जाती हैं। मुख गुहा में भोजन को लिया तो मुख गुहा का जो भोजन है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। सबसे पहले तो यहीं से तो हमारा पाचन शुरू होता है। और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और टाइलिन पाया जाता है। एंजाइम कौन कौन सा होता है, अगर हम यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम और टाइलिन, बात समझ में आई। ये क्या करता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, टाइलिन हमारे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब हमारा भोजन यहाँ से बोलस के फॉर्म में हो गया तो वो ग्रसनी तक आया। यहाँ ग्रसनी के पास क्या होता है कि एपिग्लॉस्टिक लगा होता है, ये समझ लो एपिग्लॉस्टिक होता है जो कि हमारे श्वसन क्रिया को, श्वसन वाली नली को बंद करने का कार्य करता है। और भोजन हमारे इसी ग्रास नली से होते हुए कहाँ आ जाता है, हमारे आमाशय में आ जाता है। ये मान लो हमारा आमाशय हो गया, बात समझ में आई। ये हमारा भोजन है, ये क्रमाकुंचन गति से ये ग्रास नली हो गई। और ये क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पे ग्रसनी हो गई, ग्रसनी हो गई। यहाँ ग्रसनी में और ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, भोजन को निगलने का कार्य करती है और ये भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। अब ये जो आमाशय है, ये आमाशय हमारा कितने भागों में विभक्त होता है, हमने आपको बताया 3 भागों में विभक्त होता है। तो 3 भागों में इसको बांट देंगे। पहला ऊपर ही भाग हमारा कार्डियक कहलाता है क्योंकि ये लीवर के पास होता है। दूसरा हमारा फंडिक कहलाता है और तीसरा हमारा पाइलोरिक कहलाता है। यहाँ पे हमारी ग्रहणी पाई जाती है जो छोटी आंत का हिस्सा होती है और सी के आकार की होती है। उसके बाद से हमारी जो है ये ग्रहणी ये समझ लो बड़ी आंत हो गई। ये जो हमारी ग्रहणी होती है ये हमारी बड़ी आंत के पीछे से गई रहती है और ये सब हमारी क्या हो जाती हैं, छोटी आंत हो जाती है। इसको हम छोटी आंत समझ लेंगे। और हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस प्रकार से हमारा गॉल ब्लैडर लगा होता है और यहाँ पे इस प्रकार से हमारा लीवर होता है। लीवर कैसे होता है, तो ऐसे तिकोने आकार का होता है। बात समझ में आई। ये गॉल ब्लैडर है, ग्रीन कलर का होता है। अब हम इसको समझेंगे। कार्डियक भाग होता है तो आमाशय जो होता है ये क्या है, सबसे चौड़ा भाग आपको दिख रहा होगा हमारे आमाशय का। तो आमाशय हमारे शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है और यहाँ पे हमारे भोजन का अवशोषण क्या होता है, बहुत देर तक होता है। लगभग कितने घंटे होता है, तो 3 से 4 घंटे। फंडिक भाग में क्या होता है, यहाँ पे रुगे पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन को अवशोषित करने में हेल्प करते हैं, तोड़ने में। उसके बाद यहाँ हमारी पाइलोरी भाग जो होती है, यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम सिक्रीट होता है और भोजन को तोड़ने का कार्य करती हैं। लीवर में गॉल ब्लैडर पाया जाता है, पित्ताशय की थैली पाई जाती है।
इसका कार्य क्या होता है, तो ये बाइल जूस बनाती है, और जो बाइल जूस बनाती है इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे जो है बॉडी में वसा को तोड़ने में हेल्प करती है। जब हमारी आरबीसी की कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है तो यहाँ से हमारे दो पित्त वर्णक निकलते हैं, एक का नाम बिलिरुबिन होता है, एक का बिलिवर्डिन होता है। वह हमारा पित्त वर्णक जो है हमारी रक्त कोशिकाओं में ना मिल करके हमारी बॉडी से मिल जाता है, और तब हमें क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। अब हम जानेंगे हमारा भोजन यहाँ पे पच गया 3 से 4 घंटे, यहाँ पे पचे भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो यहाँ से भोजन हमारी गृहिणी से आता हुआ कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन के अवशोषण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमारे भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे इसके 3 भाग पाए जाते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, 3 भाग इसके पाए जाते हैं। फिर हमारा भोजन यहाँ से पचने के बाद हमारे कहाँ आ जाता है, भोजन हमारे आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो कोलन पाया जाता है, सीकम पाया जाता है और रेक्टम पाया जाता है। इसको रेक्टम बोलते हैं, इसको कोलन बोलते हैं, इसको सीकम बोलते हैं। 3 भाग होते हैं। और यहाँ पे अपेंडिक्स पाई जाती है जिसका कोई कार्य नहीं होता है हमारी बॉडी में। इतनी बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जानेंगे। बात समझ में आई। हमने क्या बताया कि हम भोजन को मुख से लेते हैं, तो भोजन हमारा यहाँ बोलस कहलाता है। ग्रसनी से होता हुआ हमारी ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में इसमें जो है एंजाइम्स वर्क करते हैं, भोजन टूटता है, सरल अणुओं में टूटता है। भोजन का पाचन यहाँ 3 से 4 घंटे तक होता है, तो वह भोजन हमारा काइम कहलाता है। उसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में जब इसका अवशोषण हो जाता है तो वह काइल कहलाता है। क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। फिर यह जब भोजन का यहाँ पे अवशोषण हो जाता है तो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में हमारी जल का अवशोषण होता है, और जो वेस्ट पदार्थ होता है वो हमारे रेक्टम में चला आता है, मलाशय में चला आता है। बात समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आता है तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।